बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में जो इनकाउंटर हुआ है उसमें 29 माओवादी जो हैं वो मारे गए हैं। हाल फिलहाल में ये सबसे बड़ी संख्या है माओवादियों के मारे जाने की। हमारे साथ खुद डीजी साहब हैं बीएसएफ के, नितिन अग्रवाल जी। सर, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह की इंटेल थी और किस तरह से ये कार्रवाई जो है की गई। ये इस इलाके में पहले भी कई बार इंट आई थी और हमारे दरअसल इस इलाके में इंट कलेक्ट करना, एक्यूरेट इंट कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी किसी भी जगह हम कर सकते हैं, दूसरी जगहों में चाहे इंसर्जेंसी हो या बॉर्डर का इलाका हो, वहाँ फिर भी हम कर पाते हैं। लेकिन जो LWE थिएटर होता है, इसमें एक्यूरेट और करेक्ट इंटेलिजेंस हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो यहाँ पहले भी 2 बार आई थी पिछले कुछ दिनों में, तो अटेम्प्ट किया था लेकिन वो हमारे से कांटेक्ट नहीं हुआ इनका, वो लोग निकल गए थे, शायद उनको हमारे आने का आभास हो गया या जो भी था। इस बार इंट मिली थी और इसमें जो है हम लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ, और जिस जगह इंट थी वहाँ हम गए भी थे लेकिन वहाँ से उनको शायद हमारे आने का एहसास हुआ, उन्होंने जगह चेंज कर ली थी। लेकिन हमको उनकी नई जगह के बारे में भी पता चल गया था और हमारे फोर्सेस DRG और BSF की जो जॉइंट टुकड़ी थी वो गई और उन्होंने उनको घेरा लगाया, पर लेकिन फिर भी उन्होंने हमको पहले देख लिया। पहला फायर उन्होंने ही खोला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और उसी में हमारे एक इंस्पेक्टर साहब जो BSF के कमांडोज को लीड कर रहे थे वो हताहत हुए, उनको बुलेट इंजरी हुई, और एक DRG के जवान को भी बुलेट लगी थी। लेकिन हमारे लोग जल्दी संभल गए और उन्होंने मोर्चा लिया और अच्छी लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आप सब जानते हैं। सर, हमने अक्सर देखा है कि जब इस तरह के अटैक्स होते हैं माओवादी जो हैं वो अपनी बॉडीज को रिट्रीव कर लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं हुआ। काफ़ी बॉडीज जो हैं वो रिकवर भी हो गई। इसके पीछे क्या कारण आप बताएंगे? नॉर्मली जब कैजुअलिटी 1 या 2 होती हैं, 3 होती हैं, तो वो शायद ले जाते हैं, और उस पर भी डिपेंड करता है कि उनका कितना नंबर्स हैं टोटल। तो जो सुनने में आ रहा है शायद 50 के करीब थे वो, और जब इस कदर हुई तो वो लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उनको मौका नहीं मिला बॉडीज लाने का। हम लोग तो इसलिए ले आते हैं ताकि उनको हॉस्पिटल ले जाएं, अगर कोई बच सके तो हम कोशिश करते हैं बचाने की। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जंगल से रोड हेड तक लाना, फिर रोड से उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना, तब तक काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारे जवान भी जो इंजर हुए हैं उनको भी काफ़ी टाइम लगा अस्पताल तक पहुंचने में। फिर जब वो छोटी बेटियां पहुंचे, हमारे जो COB है, वहाँ से फिर उनको एयरलिफ्ट किया था हेली से रायपुर के लिए। तो वहाँ उनका इलाज अभी चल रहा है, वो महफूज हैं, खतरे से बाहर हैं। मैंने उनसे बात भी की आज। तो ये वजह रहती है कि कभी कभी वो नहीं ले जा पाते। पर आप सही कह रही हैं कि उनकी कोशिश ये होती है, अपना ना तो हथियार, ना इंजर्ड साथी और ना मरा हुआ साथी कभी भी छोड़ के जाते हैं। जैसे चर्चा ये हो रही है कि पहले जैसे जो इन्फॉर्मेशन आती थी लेकिन छोटे छोटे इनकाउंटर्स होते थे, लेकिन अभी हमने हाल फिलहाल में देखा बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं वो भी बिल्कुल पिन पॉइंटेड प्रिसिजन से हो रहे हैं। तो किस तरह का इंटेलिजेंस या ग्राउंड वर्क हो रहा है फोर्सेस में? जो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो है जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन है लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, वो बहुत एक अच्छी क्वालिटी का है। बहुत प्रोफेशनल हमारा इंटीग्रेशन है। हम पहले कोई थोड़ा सा मिसट्रस्ट कई बार होता है कि दूसरी फोर्स के लोग कैसे रहेंगे हमारे साथ, जेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये लाइफ एंड डेथ ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें जिसको भी साथ आप लेके जा रहे हैं तो एक कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे साथ ये ऑपरेट कर पाएंगे। क्योंकि जो लोकल जो DRG के लड़के हैं उनकी सिखलाई थोड़ी अलग होती है, हमारे जवानों की सिखलाई थोड़ी अलग होती है, लेकिन फील्ड में रह के हम लोग दोनों ही अपने पैंतरे बदलते हैं, उसके हिसाब से हम ढालते हैं। तो इस बार जो हमारे IG हैं और जो बाकी अफसरान हैं उन्होंने SP से बात करके हमारे लोगों ने, जो हमारे कमांडो, हमने ये कमांडो दस्ता था हमारा जिसके साथ इनकाउंटर हुआ है, तो एक कमांडो टीम तैयार की थी और उनको DRG के साथ कई बार रिहर्सल और प्रैक्टिस कराया गया ताकि उनको आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस रहे, एक दूसरे का कार्य करने का तरीका समझाए और वो एक दूसरे पर डिपेंड कर सकें। तो एक ये बहुत अच्छा हम लोगों का
तालमेल बैठा और ये पूरे ट्रस्ट के साथ एक दूसरे के साथ आगे गए और इन्होंने अपनी ड्यूटियां बांट रखी थी, उस हिसाब से कार्य किया। और हालांकि लोकेशन चेंज हो गई और ये एक्सपोज भी हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को संभाला और मोर्चा लिया। सर ये भी जैसे हम होम मिनिस्ट्री कवर करते हैं, हम सुनते रहते हैं कि जो फोर्सेस हैं काफ़ी इनरोड्स तक बना चुके हैं। हिडिंबा का जो गांव है वहां तक जो है कैंप्स बन गए हैं, तो वहां तक बन गए हैं, तो क्या चुनौतियां क्या हैं इस तरह की, और कितना मतलब हम सक्सेस मतलब जीत हासिल कर पाए हैं कि उन लोगों को के ऊपर किसी तरह की मतलब सुरक्षा अपने तंत्र जो हम वहां तक घुस पाया है या नहीं? बिल्कुल, जो चूँकि हम लोगों ने सीओबी बना दी है, अभी सीआरपी ने सीओबी बनाई है पोवर्टी में, और उसके पहले एक और सीओबी बनाई है, तो यकीनन इससे बहुत इम्पैक्ट हुआ है और लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अब नज़दीक हैं। क्योंकि जो एरियाज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस नहीं था, तो वहाँ तो फिर एक तरह का गवर्नेंस वैक्यूम हो जाता है, तो जो लाचारी भी हो जाती है लोगों की, जहाँ नक्सल रहते हैं उनकी बातें सुनना। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ जहाँ के कैंप बनाते हैं और रहने लगते हैं, तो उनको एक भरोसा आता है और वो एक नया नैरेटिव देखते हैं। सरकार की जो सकारात्मक प्रक्रियाएं हैं, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनका लाभ वो ले पाते हैं, तो फिर उनका हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो तेज़ी से मेन स्ट्रीम में आते हैं और अपना योगदान देते हैं। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एमएमसी जंक्शन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जंक्शन, वहाँ पे ये लोग अब रीग्रुपिंग कर रहे हैं, ऐसे ही जो है इंटेल है कुछ? देखिए, जो ये समाज विरोधी और सरकार विरोधी तत्व होते हैं, ये ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर थोड़ा ग्रे एरिया हो या थोड़ा पेरिफेरियल लोकेशंस हो, जहाँ गवर्नेंस थोड़ा इतना कम हो। जैसे जो इनकी शुरुआत हुई थी, जो पीडब्ल्यूजी बनी थी आंध्रा में, तब उन्होंने वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करते थे, और जब सिक्योरिटी फोर्सेस इनको, और इन्होंने अपना केंद्र रखा था छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता बॉर्डरी इलाका, क्योंकि वो आंध्रा का पेरिफेरियल एरिया था। पेरिफेरियल एरिया में अफसरान भी कम जाते हैं नॉर्मली, और स्टेट का जो गवर्नेंस या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कम पहुंचता है, तो वो उनके लिए उपयुक्त जगह होती है। और फिर साथ में छत्तीसगढ़ था, जो एक पूरी तरह जंगल वाला इलाका, और वो उस टाइम के जो मध्य प्रदेश एक पिछड़ा स्टेट था, उसका भी पिछड़ा इलाका था छत्तीसगढ़। तो यकीनन वहाँ गवर्नेंस इतनी सटीक स्ट्रांग नहीं थी, तो उनको ये मौका मिलता था कि वहाँ से जब पुलिस उनके पीछे पड़ती थी, तो वो छत्तीसगढ़ में आके छुपते थे और यहाँ पनाह लेके अपना रहने लगते थे, तो बच जाते थे। तो इसी तरह केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जो ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे भी कुछ इन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की है। वहाँ पे इनका एक सीसीएम अभी पकड़ा गया था पिछले 2-1 साल पहले। ऐसे ही जो एमएमसी है, वहाँ भी एक ट्राई जंक्शन बनता है। तो ये बड़ी यूजुअल चीज़ है, जहाँ भी स्टेट्स के ट्राई जंक्शन होंगे एक्सक्यूज मी, और जहाँ जंगलात होंगे, तो ये इनके लिए बड़ी फर्टाइल और उपयुक्त जगह होती हैं। तो ये करेंगे, और उसके लिए जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, उनके अपने फोर्सेस हैं और केंद्र के भी फोर्सेस हैं। सीआरपी काफ़ी अच्छे से वहाँ काम कर रही है, तो ये उसको देख रहे हैं। सर अब बात कर लेते हैं चुनावों की। छत्तीसगढ़ का पहले फेज में बस्तर का चुनाव है, एक एक फेज जो है अलग अलग जगह पर है, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं? जहाँ तक बस्तर का सवाल है, उसमें हम कांकेर और नारायणपुर में हैं अभी, बीएसएफ की जहाँ तक बात है। नीचे जो बस्तर का इलाका, साउथ बस्तर या जगदलपुर, दांतेवाड़ा वगैरह है, बीजापुर, सुकमा, वहाँ सीआरपी है लोकल पुलिस के साथ, और कुछ टुकड़ियाँ आईटीबीपी की हैं। तो अभी आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था सीआरपी और लोकल पुलिस के साथ, जिसमें 13 नक्सली मारे गए थे। और उसके बाद कुछ एक बड़ी संख्या में 26 के करीब नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। तो उनको भी अब लग रहा है कि अब, जहाँ तक हमारी जानकारी, कई नक्सली तो आना चाहते हैं बाहर, लेकिन वो डर के मारे नहीं आ पाते हैं कि उनके परिवार को नुकसान होगा या उनको नुकसान होगा, तो मजबूरी में भी रहते हैं कई लोग। तो अब उनको एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है और वो लोग आ रहे हैं। हमको लगता है कि जो वो 13 मारे गए थे, उसके बाद एक अच्छा इम्पेटस मिला था सरेंडर को, 26 लोग सरेंडर किया। अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद भी हमको लगता है कि सरेंडर का एक सिलसिला शुरू होगा, और जो युवक युवतियां हैं
वो मुख्य धारा में आएंगे और अपना योगदान देकर हमारे देश की तरक्की में और साथ देंगे। चुनावों की अगर हम बात करें, चुनावों को लेकर क्या चुनौती, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं? चुनावों के तो पुख्ता अरेंजमेंट से इलेक्शन कमीशन देख रहा है, वो हम तो जो असिस्ट कर रहे हैं, हाँ। फोर्स हमसे मांगी जाती है हम देते हैं, हम्म, जहां हमको डिप्लॉय किया जाता है हम चले जाते हैं और उस एरिया को डोमिनेट करते हैं ताकि लोग बेखौफ होकर अपना वोट डालें और अपने मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन या डर ना महसूस करें। कोई एरियाज जहाँ पे रेड फ्लैग्स हों, जो यहाँ पर पोलिंग होनी है फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में? वो ज़्यादातर साउथ बस्तर में ही ऐसा है, बाकी तो अब एरिया काफ़ी हद तक जो है काबू में है। साउथ बस्तर में भी बहुत है, जैसा आपने बताया पुवर्टी में चले गए, विच वाज द लास्ट क्वेश्चन, और अभी बस ये, और माड़ में तो ज़्यादातर विलेजेस हैं नहीं, ज़्यादा बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन उसमें भी अब हम लोग जा रहे हैं। ये ऑपरेशन एकदम माड़ के कॉर्नर एज पे ही हुआ था, जो है पटोला की आप बात करें, और आईटीबीपी भी पहले रह चुकी है इसमें नारायणपुर में, और सीआरपी भी अब ऊपर की तरफ आ रही है। तो हमको लगता है कि ये एरिया काफ़ी महफूज है वोटर्स के लिए, वो लोग आराम से जा सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे डीजी साहब जो बता रहे थे कि चुनावों के मद्देनज़र जो हैं पूरे सुरक्षा के इंतज़ाम किए जा चुके हैं, लोगों को बेखौफ होकर अपना मत देने के लिए आना चाहिए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।